नमस्कार दोस्तों, O2IS अकेडमी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम कुलदीप सिंह है एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं एचएएस मेंस 2021 के पेपर के बारे में, या अगर मैं बोलूँ 2020 के मेंस के पेपर के बारे में। ऑलरेडी मैंने एसए के पेपर को जो है थ्रेडबेयर एनालिसिस किया था, उसका हमने ब्रॉड डिस्कशन किया था। आज हम लोग जो है जीएस पेपर 1 के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करने वाले हैं। मैं ब्रीफली आपको बताऊंगा कि किस तरह के ट्रेंड्स चल रहे हैं, कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन निकल के आए, कौन-कौन से एरिया से निकल के आए, और देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थ्रेडबेयर एक-एक करके क्वेश्चंस को देखेंगे। इन क्वेश्चंस में किस तरह से आप जो है आपको आंसर करना था। ठीक है, काफी यूनिक पेपर था, थोड़ा सा ट्रेंड से जो है अलग पेपर आपको देखने को मिला, बिकॉज स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं थे। आपको क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली एग्जामाइन टाइप की स्टेटमेंट्स काफी दी गई थी, और बहुत सारे जो है आप टफ क्वेश्चंस कह सकते हो, वो आपको यहाँ पे देखने को मिले। इसको हम लोग आज सारा जो है थ्रेडबेयर करने वाले हैं। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने नहीं किया, आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करिए। एंड जो लोग इस बारी मेंस लिख के आए हैं, तो हम लोगों का इंटरव्यू प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो रहा है। 15 दिन की जो है वर्कशॉप होने वाली है। इस वर्कशॉप में हम लोग A to Z पर्सनालिटी एनालिसिस से लेके साइको सोशल साइकोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे, डैफ असेसमेंट, ये सारा यहाँ पे आपको होगा। और इसके साथ साथ आपको मॉक इंटरव्यूज यहाँ पे मिलने वाले हैं, विच इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन योर इंटरव्यू फेज ऑल्सो। सो गाइज, इसको जो है दिस इज ऑलरेडी अवेलेबल इन आवर एप्लीकेशन, आप इसको यहाँ पे आके सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट गाइज। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रॉडली जिन्होंने पेपर दिया था उनको तो थोड़ा बहुत सिलेबस पता है, बट जो नहीं देने वाले हैं, जिन्होंने नहीं दिया था, जो अगले साल देने वाले हैं, तो उनके लिए फटाफट से मैं आपको जीएस पेपर 1 का सिलेबस आपको थ्रेडबेयर कर देता हूं। तो ये आपका जो है पेपर का सिलेबस है, और इसी पैटर्न में आपको पेपर देखने को मिला। 200 मार्क्स का पेपर था। ठीक है, आपको जो है 3 क्वेश्चंस, तो सॉरी आपका 4 मार्क्स के जो है 15 क्वेश्चन, देन उसके बाद 10 क्वेश्चन 8 मार्क्स के, और 3 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आपको यहाँ पे देखने को मिले। ये टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन था। जीएस पेपर 1 आपका आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर क्वेश्चन था, वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन थे, डिजास्टर मैनेजमेंट, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस एंड गांधीयन थॉट इसके ऊपर था। देखो, जो मैंने पिछली बार बताया था कि गवर्नेंस गांधीयन थॉट के ऊपर क्वेश्चन जो है अब धीरे धीरे लुप्त हो गए, तो इस बार भी कोई क्वेश्चन नहीं आया गांधीयन थॉट के ऊपर। एथिक्स एंड इंटीग्रिटी के ऊपर एक क्वेश्चन देखने को मिला। एंड हिमाचल प्रदेश सोसाइटी, कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, इसके ऊपर हमें जो है क्वेश्चन देखने को मिला। ये बेसिकली आपका सिलेबस, और इसी सिलेबस के पैटर्न पे हम लोगों ने यहाँ पे जो है ब्रॉड क्वेश्चंस को देखा है। अगर आप यहाँ पे एनालिसिस देखेंगे, सो मैंने 19, 18, 17 के एनालिसिस ऑलरेडी कर रखे हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, स्पेशली वो लोग जो अगले साल अपीयर करने वाले हैं। जो इस साल जिन्होंने अपीयर करना है था, या जिन्होंने अपीयर किया होगा 2020 वालों के लिए, उनको मैं बता देता हूँ। आर्ट एंड कल्चर जो है वो आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला। दिस वाज मीडियम जो लेंथ का क्वेश्चन था, 8 मार्क का एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिला था। एंड दिस वाज कंपैरेटिवली इजी टू मीडियम क्वेश्चन था। कल्चर ट्रेडिशन के ऊपर जो है क्वेश्चन पूछा हुआ था। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री या फ्रीडम स्ट्रगल जो है, इसके ऊपर आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिले, एक लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिला है और 4 शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिला। बट ये मैं ये नहीं कहूंगा ये बहुत इजी क्वेश्चन थे। दे वर कंपैरेटिवली ऑन अ टफ कैटेगरी। मैं थोड़ी टफ रेंज में डालूंगा इसको, और अगर आपने डिटेल में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा हुआ है तो आप इसको तब जो है सेटिस्फैक्टरली कर पाएंगे गाइस। ठीक है जी। इसके अलावा देन वर्ल्ड हिस्ट्री का हमें एक मीडियम क्वेश्चन देखने को मिला, मीडियम स्केल का 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन देखने को मिला, विच वाज मोर सो लाइक अ मीडियम कैटेगरी क्वेश्चन। ज्यादा टफ नहीं था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, और वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर जो है वो हम लोग पक्का पढ़ के जाते हैं जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री करते हैं। देन डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। हैजर्ड मैपिंग के ऊपर एक क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, आप इसे इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे, कोई इसमें ज्यादा ट्विस्ट नहीं देखने को मिला। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर बनता है जीएस पेपर 1 का, उसमें आपको 2 शॉर्ट और 4 मीडियम क्वेश्चन देखने को मिले। मींस 2 आपको 4 मार्कर देखने को मिले, और 4 आपको जो है बेसिकली 8 मार्कर देखने को मिले। बट दिस वाज अगेन मोस्ट ऑफ कुछ सम ऑफ देम वर लाइक इजी, बट लाइक सम ऑफ देम वर लाइक वेरी वेरी मीडियम रेंज टू टफ रेंज में अगर आपको बोलूंगा तो इस तरह क्वेश्चन देखने को मिले। जैसे कि अगर शॉर्ट वाले की बात करूं, तो जैसे बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के आइलैंड्स को जियोग्राफिकली कंपेयर करने को बोला, तो दिस वाज एन इजी क्वेश्चन। बट ऑन द अदर हैंड, अगर मैं रूरल सेटलमेंट वाले क्वेश्चन की बात करूं, तो वो जो है कंपैरेटिवली टफ था। तो आई वुड से दैट सम क्वेश्चंस वर इजी, बट मोस्ट ऑफ देम वर लाइक कंपैरेटिवली मीडियम टू टफ रेंज में।
देन इज इंडियन सोसाइटी सोशल जस्टिस गवर्नेंस एंड गांधीयन थॉट। अब गांधीयन थॉट तो भूल ही जाओ, मतलब गांधीयन थॉट के ऊपर क्वेश्चन ही नहीं आ रहा यार, पिछले 3-4 साल से क्वेश्चन नहीं देखने को मिला। सो देयर वाज नो क्वेश्चन ऑन गांधीयन थॉट दिस ईयर ऑल्सो, बट इंडियन सोसाइटी सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस के ऊपर हमें क्वेश्चन देखने को मिले। 2 शॉर्ट क्वेश्चन थे, एक मीडियम क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन हमें देखने को मिला यहाँ पे, एंड दे वर अगेन लाइक दे वर मीडियम टू टफ क्वेश्चन, नॉट वेरी इजी क्वेश्चन आई वुड से। एंड काफी, जैसे हम लोग अगर उसकी बात करें, आपका किनशिप एंड अलायंस के डिफरेंस के बारे में बात करी हुई है, तो दिस वाज अ वेरी आप कह सकते हो अनकन्वेंशनल क्वेश्चन विच वाज देयर। एंड अगेन आई वुड फील दैट मास्टरी ऑन सब्जेक्ट या सोशियोलॉजी वाले बैकग्राउंड वाले लोग जो है काफी अच्छे से कर पाए होंगे, ठीक है जी। इसके अलावा बाकी लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। एथिक्स इंटीग्रिटी, जैसे पिछली बार हमने देखा था एक मीडियम क्वेश्चन आया था, इस बार एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिला। फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ पब्लिक सर्विस ये पूछा हुआ था, सो इट वाज कंपैरेटिवली अ मीडियम, इजी टू मीडियम क्वेश्चन। अगेन ज्यादा कुछ नहीं इसमें, आप अपनी तरफ से काफी कुछ लिख सकते थे, बट सिर्फ 4 मार्क का क्वेश्चन था तो आपके पास रिस्ट्रिक्शंस थी, ठीक है जी। फाइनली हिमाचल वाला जो आपका एरिया है, उसमें आपको हिमाचल सोसाइटी, कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में से 5 वही जो आपको पहले मिलते हैं, 5 शॉर्ट क्वेश्चन थे, 3 मीडियम क्वेश्चन थे और एक लॉन्ग क्वेश्चन था यहाँ पे देखने के लिए। एंड ऑल ऑफ देम वर लाइक दे वर नॉट वेरी इजी क्वेश्चन, जो हम लोग टिपिकली अगर आप देखो बलोखरा पढ़ के चले जाते हो, या आप टिपिकली लाइक कोई इस तरह की किताब पढ़ के चले जाते हो जो कि स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब की जाती है, तो उसे भी थोड़ा बाहर क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। टूरिज्म वाला एक क्वेश्चन था, वो हमने एक्सपेक्ट किया था, बट वो पेपर 2 पेपर 3 में एक्सपेक्ट किया था, यहाँ पे भी पूछ लिया वैसे तो, बट मोस्ट ऑफ देम लाइक मीडियम टू टफ क्वेश्चंस, ठीक है जी। सो चलो हम लोग फटाफट क्या करते हैं, अभी थ्रेडवेयर करते हैं, लेट अस डिस्कस द पेपर। पेपर के साथ साथ हम लोग जो है एक क्वेश्चन को देखेंगे उसमें क्या लिखा जा सकता था और क्या फिलोसॉफी निकल के आई है क्वेश्चन की, किस तरह से आपको इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था, वो हम लोग देखते हैं। सो गाइज लेट अस स्टार्ट इट राइट नाउ। सो ये जो है दिस इज द पेपर ऑफ GS1 दैट वाज देयर दिस ईयर, और हम लोग फटाफट से क्या करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 28 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिले, सारे कंपलसरी थे, और ये एक नई हम लोगों ने बेसिकली इंस्ट्रक्शन देखी कि भाई लेजिबल हैंडराइटिंग होनी चाहिए। मेरे हिसाब से HPPSC वाले जो है थोड़ा तंग है पुअर हैंडराइटिंग से, हम लोग भी तंग थे बेसिकली जब हमने आंसर्स चेक किए थे। सो प्लीज हैंडराइटिंग शायद आपने अच्छी रखी होगी और ये इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ी होगी। ओके, सो लेट अस जस्ट डाइव इन टू द क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन निकल के आया है, दिस वाज अगेन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। सो हम लोग जनरली क्या करते हैं, बच्चों के अंदर ये एक बहुत बड़ा इशू है कि हम लोग स्टार्ट करते हैं 1857 की क्रांति से। सो गाइज ऐसा नहीं करना है। मोस्टली देखो जो क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के पूछे ना, इस बारी 1857 से पीछे के पूछ लिए गए हैं। सो ये नहीं करना है। 1757 से तो आप कम से कम पढ़ो, या एडवेंट ऑफ यूरोपियन से आप कम से कम जो है मॉडर्न हिस्ट्री की स्टार्ट करो, एंड 1857 के ऊपर रिलाई नहीं करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है अगेन दिस इज कि सिपोई म्यूटनीज के बारे में बताने हैं जो कि 1857 से पहले हुई हैं, पहले वाली म्यूटनीज के बारे में बतानी है। सो बहुत सारी म्यूटनीज हुई हैं, आप मानोगे नहीं। लाइक कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद होंगे जो आपने पढ़ी होंगी, जैसे कि आपने वेल्लोर म्यूटनी के बारे में सुना होगा या फिर बहरामपुर म्यूटनी के बारे में सुना होगा। सो इसके अलावा भी बहुत सारी म्यूटनीज हैं जो कि हुई हैं, बट ये हमें यहाँ पे नहीं लिखना है गाइस, ठीक है। सो राइट अ क्रिटिकल नोट, ठीक है जी, आलोचनात्मक आपको जहाँ पे नोट लिखना है ऑन सिपाही म्यूटनीज। तो सिपाही म्यूटनीज जो है आप बस पहली लाइन में मेंशन करोगे कि भाई कुछ सिपाही म्यूटनीज, फेमस म्यूटनीज जो इससे पहले हुई हैं, जैसे बहरामपुर वाले या फिर वेल्लोर वाली, ये म्यूटनीज यहाँ पे अफगानिस्तान वाली म्यूटनी हुई थी। तो ये म्यूटनीज यहाँ पे हुई हैं, और इन म्यूटनीज के ऊपर क्रिटिकल नोट लिखोगे। पहले लाइन के बाद आप क्या करोगे, क्रिटिकलिटी के बारे में बात करोगे। यहाँ पे भी जो है सिपाही जो है वो अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे थे, बहुत ही जो है नैरो सेक्टोरल इंटरेस्ट थे। देयर वाज लैक ऑफ कोहेशन, लैक ऑफ आप कह सकते हो यहाँ पे कोऑपरेशन का जो है बहुत ज्यादा कमी देखने को मिला था। इसके अलावा जो है दे वर वेरी लोकलाइज्ड इन नेचर। सो बेसिकली 1857 वाले रिवॉल्ट के जो क्रिटिसिज्म्स हैं उन्हीं को आप यहाँ पे हाईलाइट करोगे, बट इन अ डिफरेंट मैनर। सो अगर आपने ऐसा किया हुआ तो तब आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है गाइज। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, बहराम जी मालाबरी। सो मालाबरी जो है इनके ऊपर इनकी सोशल कंट्रीब्यूशन के बारे में पूछा, नॉट एनी कंट्रीब्यूशन, सोशल कंट्रीब्यूशन के बारे में। सो हम लोग यहाँ पे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में इनके बारे में पढ़ते भी हैं। सो ही वाज अ सोशल रिफॉर्मर जिन्होंने बेसिकली किसके ऊपर काम किया था, जिन्होंने बेसिकली विमेन एंड चिल्ड्रन के ऊपर काफी ज्यादा काम किया था। ये चाइल्ड मैरिज के सख्त खिलाफ थे और विडो रीमैरिज के लिए जो है ये काफी ज्यादा जो है सपोर्ट कर रहे थे। तो आपने एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो आपने सुना होगा,
जिन्होंने बेसिकली रिस्ट्रिक्ट किया था चाइल्ड मैरिज को, तो वो भी जो है इन्हीं के काम के कारण जो है निकल के आया था। तो ये इनका सोशल कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। इसके अलावा विमेन की जो है इक्वल राइट्स के लिए, चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए उन्होंने काफी काम किया, तो ये आप लिखोगे यहाँ पे, ठीक है जी। सेवा सदन मेंशन करना बड़ा जरूरी है। सेवा सदन जो है इन्होंने स्टार्ट किया था, तो ये अगर आपने मेंशन किया तो आपको आई गेस 3-3.5 मार्क्स तो यहाँ पे जरूर मिल जाएंगे। राइट अ क्रिटिकल नोट। सो ये देखो, ये हम नई चीज देख रहे हैं। क्रिटिकल नोट काफी पूछा हुआ है, क्रिटिकली एग्जामाइन काफी पूछा हुआ है। जैसे हम पहले बताता था कि भाई सिंपल सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं, इस बार सीधे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो काइंड ऑफ हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यूपीएससी की तरह जो है ये पेपर को इम्यूलेट करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। सो पहले तो चार मार्क्स में हमको क्रिटिकली नोट लिखना है, वही बहुत बड़ी बात है। सो राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन चार्टर एक्ट ऑफ 1813। सो दिस एक्ट वाज बेसिकली अ वेरी पिवटल एक्ट। हमने देखा यहाँ पे जो है 1 लाख रुपीस के आसपास में जो एजुकेशन के लिए फंड रखा गया था, तो ये एक इसका फीचर था। इसके अलावा कंसंट्रेशन या सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो हो गई थी, जो कि बेसिकली कलकत्ता को जो है बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के ऊपर जो है पावर दे दी गई थी, तो ये एक इंपॉर्टेंट इशू था। बट हमें यहाँ पे क्या लिखना है, क्रिटिकल नोट लिखना है, ठीक है। सो आप पहली लाइन में सिर्फ चार्टर एक्ट को थोड़ा सा बता दो, एंड उसके बाद आप क्रिटिकल नोट के ऊपर आओ कि भाई जो एजुकेशन के ऊपर उन्होंने लिखा था वो यहाँ पे नहीं हुआ, ठीक है। वो पैसा इन्होंने कभी तक दिया नहीं। स्लेवरी अबॉलिश करने के बारे में बात करी थी, बट स्लेवरी अबॉलिश हुई नहीं। वो 1843 से पहले हुई, 1843 तक हुई नहीं थी। इंडियंस को जो है एडमिनिस्ट्रेशन में रोल देने की बात करी थी, बट वो जो है बहुत टाइम तक 1850s तक नहीं हुआ वो काम भी। जो इनका मोनोपोली है ट्रेड का, वो जो है खत्म कर दिया गया था। बट इससे क्या हुआ, मोर एंड मोर आप देखते हो कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिशर्स वो जो है इंक्रीज हो गया, बिकॉज बहुत सारे ब्रिटिश कैपिटलिस्ट जो है वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करने लग गए थे। तो ये एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट था। तो इस तरह के कुछ क्रिटिकल नोट्स आपको यहाँ पे लिखने थे, एंड ये आपको यहाँ पे तब जाके नंबर मिलने थे, ठीक है जी। सो आई होप ये आपने किया होगा। देन कमिंग आगे चलते हैं। गिव 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन लॉर्ड वाइसरॉय लॉर्ड कैम्सफोर्ड पीरियड, ठीक है। सो कैम्सफोर्ड पीरियड में जो है क्या क्या हुआ था, बड़ी सारी चीजें हुई थी। 1916 से इनका जो है कार्यकाल स्टार्ट होता है, शायद 1921 तक जाता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट आई गेस यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी। जैसे कि आप बात करो आपका कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे, मॉन्टे कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे 1919 की, जिसमें डायरकी के बारे में बात करी गई थी। इसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट था यहाँ पे। इसके अलावा जो है आपका दैट एनी बेसेंट की जो मूवमेंट थी, होम रूल मूवमेंट, वो यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। तो बड़ी सारी चीजें थी। 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स बताने थे, तो आप वहाँ पे कोई भी 3 इवेंट लिख सकते थे। फिर ज्योग्राफी क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हैजार्ड मैपिंग क्या होता है, व्हाई इट इज एसेंशियल, हमने बताया, बहुत इजी क्वेश्चन था। हैजार्ड मैपिंग क्या होता है, वैसे डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन, नॉट ज्योग्राफी, सॉरी। हैजार्ड मैपिंग क्या होता है, हैजार्ड क्या होते हैं, कोई भी जो ज्योग्राफिकल वल्नरेबिलिटी होती है जिससे कि जान और माल का नुकसान हो सकता है, उसे हम हैजार्ड बोल देते हैं। और इसको मैप करने का मतलब क्या होता है बेसिकली, कि आप इन तरह के हैजार्ड जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं या नेचुरल कैलामिटीज हैं, उनको आप मैप करो, उनको आप देखो कि भाई इस एरिया में क्या हो सकता है, कैसे हो सकते हैं, कौन से तरह के यहाँ पे हैजर्ड्स आ सकते हैं। एसेंशियल क्यों है भाई, बिकॉज डिजास्टर प्रिवेंशन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। जब भी हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो हैजर्ड मैपिंग क्या करता है, आपको प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के लिए हेल्प करता है। जैसे कि अगर कोई एरिया जो है वो लैंडस्लाइड प्रोन है, तो वहां पे आप जो है ज्यादा बड़ी सड़कें नहीं बनाओगे, ज्यादा डेवलपमेंट वर्क नहीं करोगे, वहां का जो बिल्डिंग कोड होगा अलग होगा। तो ये सारी चीजें हैजर्ड मैपिंग से होती हैं। इजी क्वेश्चन था, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। ज्योग्राफिकल नोट ऑन झूमिंग। झूमिंग क्या होता है, झूमिंग इज बेसिकली शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मोस्टली आप देखोगे ईस्ट इंडिया में और साउथ ईस्ट एशिया में की जाती है। ज्योग्राफिकल नोट डालना है इसके ऊपर, ठीक है। सो ज्योग्राफिकल नोट में आप बेसिकली क्या डालते हो, बेसिकली कौन से एरियाज में किया जाता है ये डालोगे आप यहाँ पे। किस तरह का यहाँ पे क्रॉपिंग पैटर्न रहता है, मींस जो लोग काट के यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है, कितने साल करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है जी। इसके अगर एक दो नेगेटिव इफेक्ट डालने हैं तो आप वो भी डाल सकते हो। तो 4 मार्क्स का ही आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो गया, ठीक है जी। ज्योग्राफिकल नोट ऑन मंतलाई लेक। सो मंतलाई लेक जो है इसके ऊपर ज्योग्राफिकल नोट, तो हम यहाँ क्या डालेंगे, कौन से एरिया में मिलता है, ठीक है जी, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। अगर आप हिमाचल की बात करो, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, पिन पार्वती पास के पास में मिलता है, पार्वती वैली का जो है सॉरी पार्वती रिवर जो है वो यहाँ से ओरिजिनेट होती है। 3-4 चीजें लिखो, आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑन एथिक्स, नॉट सो डिफिकल्ट दो,
लाइक फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ पब्लिक सर्विस, फिलोसॉफिकल बेसिस के बारे में बात किया है यहाँ पे, पब्लिक सर्विस की फिलोसॉफिकल बेसिस क्या है। तो यहाँ पे अगेन ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आप बहुत कुछ लिख सकते हो। आई वुड से अगर आप किसी थिंकर को कोट कर सको तो भाई मजा आ जाएगा यहाँ पे, जैसे कि अगर आप सोक्रेटिस को कोट कर दो, ठीक है, एंशिएंट में सोक्रेटिस की बात कर लो मोरल करेज के बारे में, वो कहते हैं कि पब्लिक सर्वेंट्स के अंदर मोरल करेज होना चाहिए कि दे शुड स्टैंड अप टू देयर देयर एक्शंस, है ना। तो मोरल करेज के बारे में लिख सकते हो आप, नहीं तो एरिस्टोटलियन थॉट्स के बारे में लिख सकते हो। इवन अगर आप अपने इंडिया में बात करो तो कौटिल्य के बारे में लिख सकते हो। कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है बहुत ज्यादा करप्शन के बारे में बोलता है, सेल्फलेस सर्विस के बारे में बोलता है। ये सारी चीजें अगर आप यहाँ पे लिख सकते हो तो फिलोसॉफिकल बेसिस आप बताओगे पब्लिक सर्विस का क्या है। सेल्फलेस एटीट्यूड होना चाहिए, मोरल करेज होना चाहिए, ठीक है जी, एंड देन ड्यूटी बाउंड होना चाहिए। तो ये कुछ फिलोसॉफिकल चीजें यहाँ पे आप लिखी जा सकती हैं, ठीक है। हाउ टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी एंड ऑब्जेक्टिविटी, बहुत ईजी है, आप इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स भी दे सकते हो। टेक्नोलॉजी कैसे करती है, बेसिकली ट्रांसपेरेंसी कैसे लेके आती है, जैसे आप यहाँ पे डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बारे में बात कर सकते हो आप। इवन हिमाचल के कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में बात कर सकते हो, जैसे हिम प्रगति हो गया या हिम स्वान हो गया, लाइक बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं जो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। काफी अच्छे से आपको नंबर मिल जाएंगे यहाँ पे गाइस, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। राइट ऑफ डिफरेंटली एबल पर्सन, किस तरह से, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट वियर्ड सा था, पता नहीं मतलब समझ में नहीं आया। तो ये इस तरह शायद पूछ रहे हैं कि डिफरेंटली एबल पर्सन ने जो है उनका अपलिफ्टमेंट है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुई है उनके राइट्स के आने से, तो वो कैसे हुई है ना, हाउ कैसे हुआ है। तो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन को पढ़ो, उससे तब आपको जो है एक प्योर सेंस निकल के आता है क्या करना है, ठीक है। सो डिफरेंटली एबल के ऊपर जो है आप क्या कह सकते हो, आप लाइक बताओ कि इनके क्या, जैसे हम लोग 2016 का एक्ट है उसके तहत हमने काफ़ी सारे जो है इनको राइट्स दिए हैं, जैसे कि आई गेस 3 से 5% जो है यहाँ पे आपको पब्लिक सर्विसेज में इनकी रिजर्वेशन है। देन उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो है इनको रिजर्वेशन मिलता है। देन इसके अलावा जो है अदर लॉट ऑफ अदर एरियाज जिसको हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं गाइस। सो ऑल ऑफ दीज कैन बी हेल्प, और कुछ बात कर सकते हैं जैसे एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन है, ठीक है जी। हम लोग क्या कर रहे हैं, पब्लिक जो बेसिकली पब्लिक बिल्डिंग्स हैं उनको जो है डिफरेंटली एबल्ड के लिए एक्सेसिबल बना रहे हैं, और इन सब से जो है किस तरह से उनका इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। जैसे आप देखोगे मोर इन पब्लिक सर्विसेज में, एजुकेशन में दे आर कमिंग फॉरवर्ड, ठीक है जी। स्टार्टअप से लेके आप देख रहे हो हाई एंड अपना एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट तक वो लोग जा रहे हैं, तो आप ये सब चीजें यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। हाउ कल्चरल टूरिज्म इज अ टूल ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल क्वेश्चन स्टार्ट हो गए भाई, 11 से 15 तक हिमाचल क्वेश्चन थे। कल्चरल टूरिज्म कैसे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो है जरिया बनता है हिमाचल प्रदेश में, तो बहुत सारी चीजें लिख सकते हो इसमें, मतलब देयर इज एन लेवल ऑफ थिंग्स, ठीक है। कल्चरल टूरिज्म क्या कर रहे हैं हम लोग, नेशनल इंटरनेशनल फेयर्स हैं हमारे पास, स्टेट लेवल के फेयर्स हैं, ठीक है। जैसे परागपुर की लोहड़ी ले लो आप, या फिर दैट मिंजर मेला की बात कर लो, मिंजर फेस्टिवल की बात कर लो, या आप बात करो कुल्लू दशहरा की। तो देयर लाइक कल्चरल टूरिज्म, कल्चरल फेस्टिवल जो है वो क्या करते हैं, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे लेके आ रहे हैं। अगेन यहाँ पे आप बात करो कि भाई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती हैं, लोकल जो यूथ है, लोकल पॉपुलेशन है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है यहाँ पे, जो मनी का फ्लो है वो निकल के आता है, स्टेट को इंपॉर्टेंट रेवेन्यू मिलता है, ठीक है जी। एंड एक कल्चरल इंटरेक्शन होता है जिसके कारण एक सेंस ऑफ डिग्निटी, सेंस ऑफ आप कह सकते हो एक प्राइड निकल के आती है हिमाचलीज के लिए। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे लिखोगे तो आई थिंक आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। डिस्कस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग बर्थ्स एंड डेथ अमंग कैन नॉट राइम। सो वही दुखंत पुकंत वो सारी चीजें आप लिख सकते हो यहाँ पे, बर्थ के रिचुअल्स लिखो, डेथ के रिचुअल्स लिखो ट्राइब में, एंड दैट इज इट, ठीक है जी। आपने बहुत हर एक बुक में काफी अच्छे से डिटेल में दे रखा है। हाउ फार डू यू एग्री कि रिक्रिएशन एंड एम्यूजमेंट आर बिकमिंग पार्ट ऑफ कल्चरल टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश। तो रिक्रिएशन एंड एम्यूजमेंट है ना, ये कैसे अब जो है कल्चरल टूरिज्म का पार्ट बना है हिमाचल में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि नेबरिंग स्टेट से जो भी टूरिस्ट एक्टिविटीज आती है वो कल्चर के साथ साथ देयर मेन एम इज टू एम्यूजमेंट एंड रिक्रिएशन, ये इनका मेन एम रहता है। तो आप बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे कि स्नो, आपके जो जैसे स्नो टूरिज्म हो सकता है आपका, ठीक है जी। या आप यहाँ पे बात कर सकते हो ट्रैकिंग हो गया, ट्रैकिंग काफी फेवरेट चीज है यहाँ पे, ठीक है जी। सो ये सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई कल्चरल टूरिज्म के साथ
साथ, जिसमें हम विलेज का इंटरेक्शन, हम लोग माउंटेन्स के इंटरेक्शन के साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, रिक्रिएशन और अम्यूजमेंट के बारे में बात कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स ले सकते हो, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं अच्छे इंपॉर्टेंट, कोई पासिस के बारे में बताओ, या फिर विंटर कार्निवल हो गया, जैसे मनाली में, मनाली टूरिस्ट बहुत आता है, तो इस तरह की चीज़ यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो आप एक चीज़ यहाँ पे देखो भाई, जो लोग तो अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज टेक नोट दैट टूरिज्म प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द पेपर। सो टूरिज्म तो भैया चाट के खा जाओ, इसके ऊपर वीडियो भी कर रखा है ऑलरेडी, इज देयर, बट टूरिज्म जो है इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द चेंजिंग पैटर्न ऑफ फैमिली अमंग ट्राइब्स, ठीक है, चेंजिंग पैटर्न बताना था, तो ये सोशल इशू का एक टॉपिक है एंड हिमाचल प्रदेश निकल गया, बड़ा ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है कि भाई क्या पैटर्न निकल के आ रहा है, ठीक है। सो सबसे पहले तो वही लिखोगे आप कि भाई देयर इज इंक्रीजिंग न्यूक्लियराइजेशन दैट इज टेकिंग प्लेस, बहुत ज्यादा न्यूक्लियराइजेशन देखने को मिला, ट्राइब्स आर सच काइंड ऑफ, आप देख सकते हो ट्राइब्स में जो आपका दैट जॉइंट फैमिली का सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड है, बट न्यूक्लियराइजेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियराइजेशन देखने को मिल रहा है। जो पहले क्या थे, ये लोग जो है अपना एरियाज में कंसंट्रेट रहते, बट अभी जो है जोग्राफिकली मोबाइल हो गए हैं, एंड देन उसके बाद जो मैरिज के रिचुअल्स हैं इसमें भी जो है काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। जो डोमिनेंट कल्चर है, जो आपका मेनलैंड का कल्चर है, वो काफ़ी ज़्यादा पेनिट्रेट कर गया है। जैसे अब हम बात करते हैं कि भाई अब जो पॉलीएंड्री है, जो कि काफ़ी ज़्यादा देखी जाती थी ट्राइबल सोसाइटीज़ में, नाउ इट इज़ नॉट देयर, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं गाइस। चलो ठीक है, सो आगे चलते हैं हम लोग फटाफट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन कर दी। 15वां क्वेश्चन जो है, डिस्कस द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल व्यू ऑफ कास्ट सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश। सो दिस इज बेसिकली टफ, है ना। स्ट्रक्चरल व्यू तो क्या है कि बेसिकली ढांचा किस तरह का है, कि ऊपर की जात में कौन से मिलते हैं, जनरली जो आपको क्षत्रिय या फिर आपको जो पंडित हैं या फिर जो आपके जो ब्राह्मण है वो ऊपर उसमें मिलते हैं। देन देयर आर सर्विस क्लासेस जो यहाँ पे आपको देखने में मिलती है। एंड फंक्शनल व्यू में जो आप बात करोगे, बेसिकली अगर मैं, क्योंकि मैं तो सोशियोलॉजी का एक स्टूडेंट हूँ, तो जजमानी सिस्टम के बारे में बात करूंगा। जजमानी सिस्टम अभी भी काफ़ी ज़्यादा जो है फंक्शनल है। जैसे आप मैरिज वाले टाइम्स में जो है हम लोग देखते हैं, ड्यूरिंग मैरिज कस्टम्स या मैरिज सेरेमनीज, ये फंक्शनल जो आपको जो एस्पेक्ट है देखने को मिलता है जजमानी का, ठीक है, जिसमें जो ऊपर की कास्ट है, जो बाकी सारी कास्ट है, वो एक कास्ट को सर्व कर रही होती है। तो ये आपको कुछ इस तरह से लिखना था, तो बट 4 मार्क्स में लिखना है, स्लाइटली डिफिकल्ट टू डू इट। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू सेकंड सेक्शन, 16 टू 15 25th क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 120 वर्ड्स के ऊपर लिखना था। आई वुड से कि 100 से ऊपर मत जाना, क्योंकि क्वेश्चन ये पेपर जो है थोड़ा सा लेंथी है। एनीवेज, देन कमिंग क्रिटिकली एग्जामाइन। सो अगेन एग्जामाइन, आलोचनात्मक विश्लेषण करना है आपको किस चीज का, बाउंड्री सेटलमेंट्स का, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हुई थी। तो भाई ये तो आपको इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप विश्व युद्ध तो पढ़ के जाते हो, पहला और दूसरा विश्व युद्ध तो पढ़ के जाना होता है। सो क्रिटिकली एग्जामिन बाउंड्री स्टेटमेंट। बाउंड्री स्टेटमेंट में हुआ क्या था, बेसिकली ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई थी, ट्रीटी ऑफ जर्मेन हुई थी। तो वहां पे क्या हुआ था, वहां पे जो आपकी सेंट्रल पावर्स थी उनके साथ क्या किया था, धक्का किया गया था बेसिकली, क्योंकि जर्मनी की जितनी भी टेरिटरीज थी उनको जो है उनसे छीन लिया गया था। जर्मनी का जो लॉरेन प्रोविंस था जो फ्रांस का, उसको फ्रांस को दे दिया गया था। सार्प प्रोविंस को जो है उसकी जो प्रोडक्शन है वो भी फ्रांस को दे दी गई थी। जो पोलैंड है उसको जो है उसको रास्ता दे दिया गया था जर्मनी के बीच से। तो बहुत सारी इस तरह की बाउंड्री सेटलमेंट जो थी, जहां पे जर्मनी को बिना किसी उसके बिना किसी रिप्रेजेंटेशन के उनके ऊपर ये सारी चीज़ें लगाई गई थी। सिमिलर चीज़ें ऑस्ट्रिया के साथ भी हुई थी, ठीक है जी। तो चेकोस्लोवाकिया और उसकी जो है उनको उनके बाउंड्रीज जो है ऑस्ट्रिया से चेकोस्लोवाकिया को दे दी गई थी। तो ये सारी बाउंड्री सेटलमेंट जो है उनके खिलाफ हुई थी, और इसमें क्रिटिकली एग्जामाइन करना है, ठीक है। तो मेन चीज हमारा क्रिटिकली एग्जामाइन है। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम बोलेंगे कि भाई दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 यहीं से स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि बाउंड्री सेटलमेंट्स में इट वाज नॉट डिड इन अ जस्ट मैनर में नहीं किया गया। जो भी हारी हुई पावर्स थी उनकी सारी टेरिटरीज को छीन लिया गया, और जो मेन आपकी जो एलाइड पावर्स थी उन्होंने इनके साथ काफी धक्का किया था। तो ये आपको इस तरह से कुछ लिखना है, ठीक है, कुछ कंसेप्ट के साथ। मेकिंग ए कंपैरेटिव स्टडी ऑन आइलैंड्स ऑफ द, इजी क्वेश्चन, ज्योग्राफी का बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई। बे ऑफ बंगाल के और अरेबियन सी के आइलैंड्स को आपको कंपैरेटिव स्टडी करना है ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से। ओके, कंपैरेटिव स्टडी में आप क्या करोगे, आप बताओगे भाई पहली बात तो कि किस तरह का ओरिजिन है, एक कोरल ओरिजिन है कि एक वोल्केनिक ओरिजिन के हैं, ठीक है। आप बताओगे ब्रॉड जो है एलिवेशन किस तरह की है, वहां पे काफी ज्यादा एलिवेशन मिलती है। यहाँ पे जो सी लेवल के ऊपर एलिवेशन काफी कम है, वो ज्यादा जो है नंबर में है, कम नंबर में है, हैबिटेबल है, नॉन हैबिटेबल है, इस तरह की चीजें आपको यहाँ पे लिखनी
कितनी थी, ठीक है जी। सो बे ऑफ बंगाल वाले में आप लिख सकते हो, दोनों आपको इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी इज नेचुरल वेजिटेशन इज आउटकम ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। क्लाइमेट में बेसिकली क्या होता है, रेनफॉल होती है और आपकी या फिर प्रेसिपिटेशन होती है, और आपका क्या होता है, प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर, ठीक है जी। तो ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं और इससे नेचुरल वेजिटेशन जो है वो निकल के आती है। तो हमारे देश में हम क्या बोलते हैं, रेनफॉल के बेसिस में हम क्या करते हैं, एवरग्रीन वेजिटेशन है, सेमी एवरग्रीन वेजिटेशन है, देन उसके बाद डिसूडियस वेजिटेशन है, एरिड वेजिटेशन है, ये आप बोलते हैं। और टेम्परेचर के बेसिस पे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जो है ट्रॉपिकल, देन उसके बाद टेम्परेट, देन अल्पाइन, इस तरह की वेजिटेशन को हम बाइफर्केशन करते हैं, ठीक है। टोटल 16 टाइप है, सारी नहीं लिखने की जरूरत है, बस आपको ब्रॉड जो है 5 कैटेगरी से बतानी है, ठीक है जी। एवरग्रीन, उसके बाद ड्राई, मॉइस्ट ट्रॉपिकल, ड्राई ट्रॉपिकल, एंड देन थर्ड वन इज अल्पाइन। अल्पाइन में आपको फर्दर बताने हैं, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन था, ज्योग्राफी में बहुत इजीली पढ़ते हैं। टफ क्वेश्चन जो हैं वो ये हैं, ठीक है। डिस्क्राइब चेंजिंग मॉर्फोलॉजी ऑफ रूरल सेटलमेंट्स इन इंडिया, एंड आई एम श्योर बहुत कम बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा, बिकॉज मैं भी होता तो मैं भी कंफ्यूज होता कि मैं इसमें लिखूं क्या, और वो भी सिर्फ 8 मार्क्स में, है ना। तो चेंजिंग मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है ढांचा, स्ट्रक्चर, किस तरह के स्ट्रक्चर जो है चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस निकल के आ रहे हैं रूरल सेटलमेंट्स में। अब ये बहुत डिफिकल्ट है बताना भाई। देखो इसमें ऐसा है कि आप अगर आप रूरल सेटलमेंट्स की बात करूँ, स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो आप बोलते हो कि भाई कंपैक्टेड, सेमी कंपैक्टेड, डिस्पर्स, है ना, इस तरह के आपको जो है रूरल सेटलमेंट देखने को मिलते हैं। बट चेंजेस क्या निकल के आ रहे हैं, तो ये डिफिकल्ट है। तो मेरे को जितना लगता है, आई वुड हैव ओपनड अप एंड सेड कि भाई लीनियर पैटर्न अब आपको ज्यादा इंक्रीज होता दिख रहा है, रोड के साथ में जो है आपको रूरल पैटर्न या रूरल सेटलमेंट ज्यादा देखने को मिल रही है, जबकि हैमलेटेड और डिस्पर्स सेटलमेंट जो है वो धीरे धीरे कम हो गई है, बिकॉज वो जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा मोबाइल हो गई है और इकट्ठे रहना पसंद करते हैं एंड टाउनशिप्स में रहना पसंद करते हैं रेदर देन इन दी विलेज पैटर्न। तो विलेज पैटर्न मोर सो लीनियर हो गया है, रोड के साथ में जो है डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, बट हिंटरलैंड्स में डेवलपमेंट कम है, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ पे कुछ इस तरह का मेंशन कर सकते थे। देयर इज नो परफेक्ट आंसर, अगर आपके पास कुछ बेटर आंसर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए, ठीक है। एनालाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू एरियाज ऑफ हाइज एंड लो डेंसिटी। सो यहाँ पे भाई सिंपल एक आप अगर मैप बना देते और उसको जो है आप एक्सप्लेन कर देते, तो उससे आपको निकल जाता काम कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन बतानी है हाई एंड लो डेंसिटी वाले एरियाज में, तो आप हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी वाले एरियाज को हाईलाइट कर दो, हाई डेंसिटी वाले एरियाज को हाईलाइट कर दो और थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स आर ट्रू एग्जिबिटर्स ऑफ कल्चरल हेरिटेज एंड ट्रेडिशन। तो ये एक क्वेश्चन जो है आपका आर्ट एंड कल्चर निकल के आया है। तो फेयर एंड फेस्टिवल कैसे ट्रू एग्जिबिटर्स हैं, तो भाई देखो फेयर एंड फेस्टिवल किस तरह से होते हैं, हम लोग जो है क्लाइमेट के हिसाब से फेयर एंड फेस्टिवल मनाते हैं, हम लोग बेसिकली कुछ माइथोलॉजिकल उसके साथ फेयर एंड फेस्टिवल मनाते हैं, जैसे आप होली की बात करो, दिवाली की बात करो, रामनवमी की बात करो, तो ये माइथोलॉजिकल बेसिस पे हम लोग फेयर एंड फेस्टिवल मनाते हैं, ठीक है। शिवरात्रि हो गई। सिमिलरली हम लोग जो है कुछ फेयर एंड फेस्टिवल जो है वो मौसम के साथ मनाते हैं या फिर एग्रीकल्चरल पैटर्न के साथ मनाते हैं, जैसे हम बैसाखी हो गई आपकी, या फिर आपका मकर संक्रांति हो गई, इस तरह की चीजें। तो इससे क्या होता है, कल्चर हेरिटेज एंड आपका ट्रेडिशन कैसे निकल के आता है, हम लोग देखते हैं बेसिकली डांसेस यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं, रिचुअल्स, कस्टम्स यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं। शायद 1-2 कस्टम्स को अगर आप लिखोगे यहाँ पे तो आपको जो है काफी अच्छे मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। सो इस तरह से आपने को लिखना है कि भाई ट्रूली एग्जिबिट कैसे करता है। ये भी आप लिखने की कोशिश करो किस तरह से कम्युनल हार्मनी देखने को मिलती है, कि भाई सारे जो रिलीजन के लोग हैं वो क्रिसमस में भी मतलब शरीक होते हैं, होली दिवाली भी मनाते हैं। तो इस तरह से अगर आप लिखोगे आई थिंक गुड मार्क्स जो है वो आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। हाउ आर रूल्स ऑफ वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, हाउ आर रूल्स ऑफ डिसेंट एंड अलायंस ऑफ किनशिप आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो रूल ऑफ डिसेंट है ना, डिसेंट जो है क्या होता है, लीनिएज आपका, किस तरह से आप जो है अपना एक मिथिकल एंसेस्टर से आप किस तरह से अपनी जो है जनरेशंस को देख रहे हो, उसे हम लोग डिसेंट बोल देते हैं। और अलायंस बेसिकली क्या होता है, किनशिप मीन्स क्या होता है, जात बिरादरी। किनशिप का मतलब होता है रिश्तेदारी, है ना। तो रिश्तेदारी रूल्स डिसेंट से भी निकल के आती है, अलायंस से भी निकल के आती है। डिसेंट से कैसे निकलेगी, डिसेंट से निकलेगी भाई एक मिथिकल इंसेस्टर है, जैसे आपका कोई गोत्र है, उस गोत्र से मिथिकल इंसेस्टर से आप जो है अपनी एंसेस्ट्री ड्राइव करते हो कि ये मेरा चाचा है, ये मेरा दादा है, ये इस तरह का डिसेंट हो गया। और इंडिया में किस तरह का डिसेंट चलता है, जनरली पैट्रियार्कल या ठीक है पैट्रीलीनियल डिसेंट चलता है, कि भाई फादर के मिथिकल एंसेस्टर से हम लोग जो है इसको ट्रेस करते हैं। तो ये रूल होगा डिसेंट का। अलायंस का बेसिकली क्या होगा, मैट्रिमोनियल अलायंस में, ठीक है जी। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने
आपका कास्ट एंडोगमी करते हैं, गोत्र एक्सोगमी करते हैं, और हम क्या करते हैं, हम लोग अलायंसेस करते हैं, मैट्रिमोनियल अलायंस के थ्रू हमारी किनशिप बनती है, जैसे आपका जो है सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, और ये सारे जो है आपकी फैमिलीज बनती है। तो इस तरह से आपको बेसिकली इसको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे जो है इट इज प्योरली बायोलॉजिकल बेसिस हम लोग यूज करते हैं, वाइल हियर इट इज नॉट बायोलॉजिकल बट इट इज मोर सो इन कास्ट एंडोगमी बट गोत्र एक्सोगमी। तो इस तरह से आपको करना है अलॉन्ग विद इलिस्ट्रेशन, सो यू कैन गिव इलिस्ट्रेशन ऑल्सो। ठीक है जी, सो आई होप ये थोड़ा सा समझ में आया होगा आपको। तीखा क्वेश्चन था, सो टेढ़ा क्वेश्चन था, जो सोशियोलॉजी वाले नहीं है तो भैया उनके लिए तो डिफिकल्ट हो गया होगा। थ्रो लाइट इन इमरजेंस एंड ग्रोथ ऑफ मिडिवल स्टेट ऑफ कांगड़ा, अर्ली मिडिवल स्टेट, नॉट मिडिवल, अर्ली मिडिवल स्टेट ऑफ कांगड़ा, वहां से हमको करना है इसको। तो आई थिंक बेसिकली इसको हम लोग कहां से स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत सारी जगह से हम लोग वैसे स्टार्ट कर सकते हैं, बट आप अनंतपाला के टाइम से स्टार्ट कर सकते हैं, गजनबी के इन्वेजन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं इसको, एंड देन बीच में जो है इंपॉर्टेंट आप किंग्स के बारे में बता सकते हैं, यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में बता सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर जो आपका जैसे तुगलक के टाइम तक क्या हुआ, इसको आप यहाँ तक एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत ऊपर का मेंशन है संसार चंद का, देख सकते हो, बट वो थोड़ा लेटर मिडिवल हिस्ट्री में आ जाता है, तो हम लोग उसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आप ऊपर ऊपर वाली साइड में अगर थोड़ा लिखते हैं तो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, हाईलाइट कल्चरल हेरिटेज ऑफ हिमाचल प्रदेश विद स्पेशल रेफरेंस टू पॉपुलर टेम्पल्स। कल्चरल हेरिटेज, अरे भैया इसमें तो बहुत कुछ लिख सकते थे आप। भीमा काली टेम्पल के बारे में बात करो, आप मणि महेश के बारे में बात करो, आप छोटा काशी अपना मंडी के बारे में बात करो, मंडी के टेम्पल्स के बारे में बात करो, आप जो आपका दैट कुल्लू के टेम्पल्स हैं उनके बारे में बात करो, आप हडिम्बा टेम्पल, हडिम्बा फेयर के बारे में बात करो। तो बड़ी सारी चीज़ें आप यहाँ पे फेयर्स के थ्रू बता सकते हो, कल्चर हेरिटेज कैसे दिखता है आपको, यहाँ पे जो है पालकियाँ निकलती हैं भगवान की, और वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। फेयर प्रॉपर जो है यहाँ पे क्या होता है, डांसेस परफॉर्म किए जाते हैं, किस तरह के रिचुअल कस्टम्स होते हैं। ठीक है, इस तरह का कल्चर हेरिटेज है। डिफाइन द टर्म रीट, एंड रीत जो है इसका क्या हिल स्टेट का क्या एटीट्यूड रहा है रीत के लिए। ठीक है, सो अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें ना, दो पिवटल पॉइंट रहे हैं, रीत और बेगार सिस्टम, है ना। सो रीत सिस्टम जो है बेसिकली फिश्ती या फोर्स लेबर जिसे हम बोल देते हैं। सो इसका जो एटीट्यूड है हिल स्टेट के लिए, स्पेशली जब प्रजामंडल मूवमेंट आई थी तो दे वर वेरी अपोज टू इट, और एक सेंट्रल पॉइंट बन गया था जिसके बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग जो यहाँ पे मोनार्की थी उसके साथ फाइट कर रहे थे। या एक इंपॉर्टेंट हम लोगों ने यहाँ पे चीज रखी थी, एक इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे डिमांड रखी थी कि इसको अबॉलिश किया जाए। तो आप इसके ऊपर जो है इस तरह का एटीट्यूड के बारे में बताओ कि भाई ऐसे ऐसे इसका एटीट्यूड था। ठीक है, सो ये क्वेश्चन थे आपके। देन फाइनली हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। भाई लॉन्ग क्वेश्चंस तो बड़े मजेदार क्वेश्चन थे, और लाइक ऐसे नहीं था कि बिल्कुल यू वुड से कि कन्वेंशनल क्वेश्चंस थे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे। ठीक है, मेजर फेमाइंस फॉलिंग इन इंडिया ड्यूरिंग 1858 टू 1947 एंड रिकमेंडेशंस ऑफ मेजर फाइनेंस कमीशन ड्यूरिंग दिस पीरियड, बट क्रिटिकली एग्जामाइन करना है। तो भैया देखो ध्यान से सुनो इसको, क्वेश्चन को बार बार पढ़ने की जरूरत है, क्वेश्चन को बार बार पढ़ोगे तभी जाके आप अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके, क्रिटिकली एग्जामाइन। ठीक है, आलोचनात्मक विश्लेषण करें मेजर फेमाइन जो कि इंडिया के अंदर हुए थे, और जो रिकमेंडेशंस मेजर फाइनेंस फेमाइन कमीशन ने दी थी। तो बड़ी सारी मेजर फेमाइन कमीशन हुई थी भाई, मैंने तो तीन लिखी हुई, 3 मेजर फेमाइन कमीशन हुई थी। रिचर्ड स्ट्रैचे की कमीशन थी, देन उसके बाद जेम्स लयाल की कमीशन थी, देन देयर वाज थर्ड आल्सो। 3 कमीशन हुई थी, मैकडॉनल कमीशन थी आई गेस। तो ये 3 कमीशन यहाँ पे हमने देखी थी। बट पहले मेजर फेमाइंस के बारे में बात करना है। तो मेजर फेमाइंस कौन कौन से हुए थे, अब आप जो है जैसे अगर आप बिपिन अपना स्पेक्ट्रम पढ़ते हो तो आपने 2 या 3 फेमाइंस के बारे में सुना होगा। जैसे बंगाल फेमाइन है 1943 का, तो ये फेमाइन के बारे में आपने सुना होगा। 1878 का जो बॉम्बे फेमाइन है, एंड देन 1897 का फेमाइन जिसमें तिलक जो है काफी ज्यादा फेमस हुए थे। तो ये कुछ 3 फेमाइंस है। ऐसे बहुत सारे फेमाइंस इंडिया में आए हैं, नॉर्थ इंडिया में आए हैं, ईस्टर्न इंडिया में आए हैं, बट आप 2-3 मेंशन करने हैं अपने को, तो आप ये 2-3 मेंशन कर सकते हो। इससे आपको अपनी नॉलेज से बाहर भी जाने की जरूरत नहीं है। और इन फेमाइन का सबका एक ही पैटर्न रहा है, दैट इसमें हमने क्या देखा, गवर्नमेंट का लैक ऑफ एक्शन देखने को मिला, गवर्नमेंट का पुअर रिस्पॉन्स देखने को मिला, और यहाँ पे जो है उनकी अपैथी देखने को मिली कि भाई जो लोग फेमाइन से ग्रस्त थे या वहाँ पे कोई इस तरह के प्लेग छिड़ गया या कुछ इस तरह की चीज होगी, तो उसके लिए क्या थे, अपैथिक थे लोगों के साथ, जो है इन्होंने सद्भावना नहीं रखी। तो ये जो है इनका एक मेन सेंट्रल पॉइंट निकल के आता है।
और इसी के बेसिस पे बहुत सारे फाइनेंस कमीशन, फेमाइन कमीशन बने थे। जैसे स्ट्रैचिया कमीशन जो है वो क्या बोलता है, वो बेसिकली बोलता है कि हमको क्या करने की ज़रूरत है, हमको जो है गवर्नमेंट को ये फेमाइन की कंडीशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, फूड सप्लाई को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये जो सेकंड कमीशन बनी थी लयाल कमीशन, इसने भी जो है यही बात बोली थी। इसने बोला था मोर रोल टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड देन थर्ड जो कमीशन बनी थी, इन्होंने बोला था कि भाई फेमाइन के लिए ऑल अराउंड ईयर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। कुछ पिलर पॉइंट्स थे उनके, और भी बहुत सारे पॉइंट्स थे। बट हमें बेसिकली यहाँ पे क्रिटिकली एग्जामिन करना है कि डिस्पाइट जितनी भी फेमाइन कमीशन बनी, उनमें जो भी रिकमेंडेशन दी गई, उन रिकमेंडेशन पे बिल्कुल काम नहीं किया। उसके बाद भी हमने फेमाइंस देखे, और बहुत ही ज़्यादा डेवस्टेटिंग फेमाइंस देखे। और इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसका क्लियर लैक ऑफ एक्शन या लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हमने यहाँ पे देखा था। तो इस तरह से क्रिटिकली एग्जामिन हमें से करना था। तो आई होप आपने आप काफी अच्छे से किया होगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सोशल जस्टिस के ऊपर या सोशल इश्यूज के ऊपर है। जेंडर डायमेंशन ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होती है, हाउ जेंडर इंटरसेक्ट विद क्लास, रेस एंड एथनिसिटी जैसी डायमेंशन के साथ कैसे इंटरैक्ट करती है। ठीक है जी। सो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है, समाज में जो स्ट्रैटिफिकेशन या सत्तीकरण हुआ है, उसी ये बेसिकली है क्या स्ट्रैटिफिकेशन। तो हम देखते हैं हमारे समाज में क्या है, लेयर्स में बटा हुआ है समाज, और उसके हिसाब से उन जो स्ट्राटास हैं उनको हमने क्या दे रखा है, हमको वैल्यूज दे रखी है। ठीक है। सो जेंडर एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, और पुराने टाइम से चलती आ रही है। जेंडर बेस्ड स्ट्रैटिफिकेशन जो है हर सोसाइटी में आपको देखने मिले, जहाँ पे मर्द और औरत के बीच में फर्क किया जाता है, और मर्द को जो है वो ज्यादा वैल्यू दी जाती है, वैल्यू प्रोवाइड की जाती है, समाज उसे ज्यादा वैल्यू करता है रेदर देन औरतों। जिससे कारण क्या होता है, उनका डिस्क्रिमिनेशन होता है विमेन के ऊपर, जो है काफी ज्यादा सोशल आप कह सकते हो स्ट्रक्चर्स लगाए जाते हैं, इस करके ये एक जो है फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बन जाता है। ठीक है जी। अब ये कैसे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, कैटर इंटरसेक्ट करता है बेसिकली क्लास, रेस एंड एथनिसिटी के कारण। जो आई गेस यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम लोग लिख सकते हैं। क्लास के बेसिस में हम लोग देखते हैं हायर जो क्लास है या लोअर क्लास विमेन है, इनकी जो है किस तरह की डिस्क्रिमिनेशन ये लोग फेस करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो, जैसे कि एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस होता है, या आप नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल का दे सकते हो। रेस के बेसिस पे ब्लैक वुमेन या जो आपका वाइट वुमेन है, उस तरह आप दे सकते हो। एथनिसिटी के बेसिस पे आप दे सकते हो, बेसिकली जैसे नॉर्थ ईस्ट है, हम लोग देखते हैं ना, हम लोग बेसिकली एथनिसिटी बेसिस पे भी करते हैं कि भाई ये नागाज हैं, हम लोग अलग अलग वर्ड नाम से बुलाते हैं। तो उनके बीच में भी जो हम लोग देखते हैं विमेन बेस्ड जो हम लोग स्ट्रैटिफिकेशन है या हम लोग डिस्क्रिमिनेशन है वो देखते हैं। तो इस तरह से आपको जो है इसको हाईलाइट करना था, एंड इसको एक ब्यूटीफुल वे में प्रेजेंट करना था आंसर को। ठीक है। देन फाइनल 28 क्वेश्चन इज द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री इन हिमाचल। जैसे मैंने बोला, टूरिज्म जो है भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। टूरिज्म इंडस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश has generated multifold employment opportunities. Explain the statement with examples from various geographical regions of the state. बहुत इजी क्वेश्चन है। आप हिमाचल प्रदेश जो है आप ये लिखो कि भाई इट इज़ अ टूरिज्म जो है एक सेंट्रल रोल प्ले करता है बिकॉज ऑफ इट्स कल्चरल वैल्यूज़, बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल जो धरोहर है इनकी, उसके कारण। ठीक है। तो इन सब के कारण क्या है, टूरिज्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है मिलती हैं। बहुत सारे रीजन्स के बारे में बात कर सकते हो, जैसे कि आप बात कर सकते हो पैराग्लाइडिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, बीच बिल्डिंग के बारे में बात कर सकते हो आप बात कर सकते हो मनाली के बारे में, कुल्लू के बारे में बात कर सकते हो आप। बहुत सारे इस तरह के एरियाज है जिनके बारे में बात कर सकते हो, और वहाँ पे किस तरह से रोजगार पैदा हो रहा है। ठीक है। सपोर्ट सर्विसेज है, होटल इंडस्ट्री है आपकी, देन उसके बाद आपकी कैब इंडस्ट्री है ना, कैब या फिर टैक्सी इंडस्ट्री है आपकी। देन उसके बाद लोकल यूथ जो है, लोकल जो आपका रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ हैं, टूरिंग है, टूरिज्म है, या फिर आपका टूर गाइड की जो एक्टिविटीज़ हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा आपको रेवेन्यू जनरेशन होता है। ठीक है जी। प्लस ऑल दीज थिंग्स बेसिकली कैन हेल्प यू आउट ब्रिंग अ ब्यूटीफुल आंसर हियर। एंड आई थिंक अगर किसी ने टूरिज्म अच्छे से किया हुआ है तैयार, तो 12 से 13 मार्क्स यहाँ पे 20 में से इजीली लिए जा सकते हैं गाइस। ठीक है। सो दिस वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर। आई होप ये पेपर आपको थोड़ा सा इसका एनालिसिस पसंद आया होगा। ठीक है। देयर इज नो राइट आंसर, आपके अलग व्यूज हो सकते हैं। सो अगर आप अपने व्यूज देना चाहते हैं तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स ऑन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन कि भाई इसमें ये पॉइंट्स हो सकते थे सर। सो आई वुड डेफिनेटली लव टू सी दोज कमेंट्स। एंड इसी के साथ हम लोग जो है सेकंड जीएस का पेपर भी एनालाइज करेंगे। विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। आई एम नॉट गोइंग टू से कि कितना पेपर हमने कराया था, कहाँ से आया, कैसे आया। सो वो सब लोग कर रहे हैं, हम लोग नहीं करते, चलो अभी। बट पेपर वॉज गुड, एंड थोड़ा सा चेंज हमने देखने को मिला ट्रेंड पे, एंड वी सॉ दैट क्रिटिकली एग्जामाइन वाली चीज़ें दैट देखने को कोशिश मिली। दिस इज़ अ न्यू आप कह सकते हो पैराडिम इन
एचएस एंड जो अगले साल वाले बच्चे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, गाइज यू नीड टू डू व्हाट, यू नीड टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, ठीक है। इस पेपर को सॉल्व करो, इस पेपर को लिख के देखो एंड देन अपनी जो है प्रिपरेशन को इवेल्युएट करो। विद दिस, थैंक यू वेरी मच गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू do like, share and subscribe. If you don't, please dislike this video, it is completely okay. Thank you very much, all the very best, bye bye.